नीट परीक्षा को लेकर 8 याचिकाएं आज सुप्रीम कोर्ट पहुंची और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 8 जुलाई को इस मामले में अब सुनवाई की तारीख तय की गई। सुप्रीम कोर्ट में आज नीट पेपर लीक विवाद से जुड़ी 12 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इन याचिकाओं में एनटी की 4 याचिकाएं थी, जिनमें पेपर लीक से जुड़ी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सभी पक्षों को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने फिर काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार किया। कोर्ट ने कहा कि अगर नीट में गड़बड़ी की शिकायत करने वाले छात्रों के पक्ष में फैसला आता है तो काउंसलिंग अपने आप रद्द हो जाएगी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम मामले की गंभीरता को समझ रहे हैं। आज छात्रों की तरफ से दायर 8 याचिकाओं पर भी सुनवाई हुई। छात्रों की तरफ से मामले में नई कमेटी बनाने की मांग वाली याचिका पर भी 8 जुलाई को सुनवाई होगी। 67 टॉपर्स के एकेडमिक बैकग्राउंड की जांच की मांग पर भी 8 जुलाई को सुनवाई होगी। कोर्ट ने सभी याचिकाओं पर 8 जुलाई को सुनवाई की तारीख तय की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 8 जुलाई को मामले में विस्तार से सुनवाई होगी। आज सुप्रीम कोर्ट में देखिए जो याचिकाएं पहुंची थी उसमें छात्रों की तरफ से, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की तरफ से और साथ ही एनटीए की तरफ से भी याचिकाएं लगाई गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट में आज जब ये मामला आया तो सुनवाई में क्या कुछ हुआ, ये जानिए जरा। 1563 में से करीब 793 बच्चे, उनका मार्क जो है वो क्वालिफाइंग मार्क से कम है। अच्छा, उन बच्चों के लिए तो अल्टीमेट उन बच्चों का एग्जाम कराना ना कराने की कोई वैल्यू नहीं बनती। मतलब अगर उनके ग्रेस मार्क्स हटा देते हैं तो टेक्निक नहीं, ग्रेस नहीं, उनके नंबर चाहे ग्रेस के साथ आए, वो ग्रेस के साथ भी जो 100 कुछ का आंकड़ा है उस आंकड़े से कम आई है। ये लगातार ये कह रहा है पेपर लीक नहीं, लेकिन आप लोग ये कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ और एनटीए ने खुद कहा है। रेलेवेंट पार्ट में पढ़ देता हूँ। इट वाज आल्सो फाउंड दैट कॉपीज ऑफ द क्वेश्चन पेपर वर सर्कुलेटेड ऑन सोशल मीडिया एट अराउंड 4:25 PM, क्रिएटिंग इंप्रेशन दैट क्वेश्चन पेपर was leaked before the commencement of the examination। तो लीक तो एक तरफ तो एनटीए पर खत्म कितने बजे हुआ है? 5:20 55 मिनट पहले। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि इतना इम्पोर्टेंट पेपर मार्केट में एनटीए खुद कह रही है कि इंटरनेट और सोशल मीडिया पे आ गया है 55 मिनट पहले, लेकिन उसके बाद भी कह रही है जी इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। नीट परीक्षा में धांधली को लेकर आज भी छात्र जो हैं वो सड़क पर उतरे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली में एनएसयूआई ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर के बाहर प्रदर्शन किया। नीट के मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है मोदी सरकार के खिलाफ और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास के बाहर की ये तस्वीरें हैं और एनएसयूआई यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है। क्या कहना चाहते हैं? नोटों की गड्डियां आप इसलिए हम यहाँ पे पहुंचे हैं, जिस तरीके से आपने देखा होगा नेट का पेपर भी लीक हो गया और ये सरकार, भाजपा सरकार ने बिल्कुल पैसे लेकर ये नीट के एडमिशन कराने की कोशिश की है और एनएसयूआई इस चीज का विरोध करती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नोटों की गड्डियां आपको ये भी देख ही रहे होंगे, आपको पता ही लग रहा है कि रोज ना रोज पैसे की बात सामने आ रही है। नेट के पेपर पैसों में कराया जा रहा है, नीट के पेपर पैसे होता है। धर्मेंद्र प्रधान जी को हम यहाँ पे पैसे ये देखिए किस तरीके से ये प्रदर्शन किया जा रहा है। नोटों की गड्डियां यहाँ पर उछाली जा रही है, हालांकि ये नकली नोट है एनएसयूआई की तरफ से और प्रदर्शन किया जा रहा है, हिरासत में लिया जा रहा है। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जा रहा है। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी जो है वो नोटों की गड्डियां यहाँ पर, नकली नोटों की गड्डियां यहाँ पर लहरा रहे हैं और उछाल दिया है। गाड़ी पर खड़े होकर आक्रामक प्रदर्शन कर रहे हैं। हिरासत में लिया जा रहा है एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को। और नीट पेपर लीक के आरोपों के बीच बिहार में ईओयू के जो एडीजी हैं उन्हें दिल्ली तलब किया गया है। दरअसल बिहार में पेपर लीक की जांच जो है वो ईओयू ही कर रहा है। नीट पेपर लीक की शिकायतों पर केंद्र सरकार एक्शन में है। केंद्र सरकार ने बिहार ईओयू के एडीजी नैयर हसनैन खान को दिल्ली तलब किया है। होम और एचआरडी मिनिस्ट्री की तरफ से नैयर हसनैन खान को तलब किया गया है। नैयर हसनैन खान से पेपर लीक केस से जुड़ी जानकारी ली जाएगी। ईओयू ने नीट पेपर लीक केस में 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन गिरफ्तार आरोपियों के साथ ही ईओयू ने कुछ परीक्षार्थियों से पूछताछ भी की है। केंद्र सरकार बिहार ईओयू से सभी जानकारी जानना चाहती है। इसी बीच नीट पेपर लीक के मामले में गिरफ्तार आरोपी सिकंदर के इकबालिया बयानों में अंतर सामने आया है। पहले वाले बयान में सिकंदर ने गेस्ट हाउस में छात्र अनुराग यादव को रखे जाने की बात कही थी, लेकिन अब धारा 161 के तहत दर्ज सिकंदर के इकबालिया बयान में गेस्ट हाउस वाली बात गायब है। इस जांच के बीच नीट की परीक्षा को भी रद्द किए जाने की मांग हो रही है। नीट परीक्षा में जिस तरह धांधली हुई है, ये गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, जांच होकर के सामने आना चाहिए सारी बातों को। नीट पेपर लीक को लेकर बिहार में सियासत तेज हो गई है। इस मुद्दे को लेकर बिहार में बीजेपी और आरजेडी दोनों आमने सामने।
नीट पेपर लीक की जांच कर रही बिहार पुलिस को लीक के मास्टरमाइंड अमित आनंद ने बताया कि नीट परीक्षा से एक दिन पहले पेपर लीक हुआ। परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र और उत्तर याद कराए गए। परीक्षार्थियों से 30 से 32 लाख रुपए लिए गए। मेरे फ्लैट से पुलिस को प्रश्न पत्र उत्तर का जला हुआ अवशेष मिला। अमित ने पुलिस के सामने अपना अपराध कबूल लिया है। इसी बीच पेपर लीक में शामिल परीक्षार्थी अनुराग यादव को NHAI के गेस्ट हाउस में रुकवाने को लेकर बिहार के डिप्टी CM विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर बड़ा आरोप लगाया। प्रीतम कुमार यहीं पर PS थे जब ये मंत्री विभाग के थे तेजस्वी यादव जी और इसीलिए वो मंत्री शब्द का वहाँ उपयोग करवा लिए। विजय सिन्हा के बयान पर RJD हमलावर है। RJD का आरोप है कि तेजस्वी के PA को फंसाने की साजिश हो रही है। आप ही और हम ही कहीं किसी का नाम से टिक जाएं जाकर करके गलत काम करेंगे तो कार्रवाई होगी। इसी बीच पेपर लीक में शामिल परीक्षार्थी अनुराग यादव का स्कोर कार्ड सामने आया। अनुराग यादव को 720 में से 185 नंबर मिले हैं। तो बिहार का ये पेपर लीक माफिया अमित आनंद पटना में जिस घर में रह रहा था, वहां से बिहार पुलिस दावा कर रही है कि उसे नीट परीक्षा के जले हुए प्रश्न पत्र और आंसर शीट्स भी मिले। देखिए, नीट पेपर लीक मामले में 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। उसमें से मास्टरमाइंड है अमित आनंद, जो परीक्षा माफिया है। उसके कबूलनामे की कॉपी हमारे पास है। देखिए, इस वक्त हम पटना में उसी के अपार्टमेंट में हैं, उसके फ्लैट के बाहर खड़े हैं। कैमरा पर्सन विशाल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। फ्लैट जो है वो लॉक है। उसने खुद ये स्वीकार किया है कि जले हुए प्रश्न पत्र पुलिस को यहाँ पर से मिले हैं। ये वही प्रश्न पत्र हैं जो नीट परीक्षा में पूछे गए थे। उसने पूरा बताया है कि मैं सिकंदर से उसके ऑफिस में जाके मिला, मेरे साथ नीतीश कुमार था और वहीं पर पूरे पेपर लीक कराने की प्लानिंग हुई, वहीं पर पूरी प्लानिंग की गई। वो अपने कबूलनामे में ये सब कहा है। तो उसके अपार्टमेंट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यही उसका फ्लैट है। फ्लैट वो जो है वो बंद है, वो जेल में है। कहा यह जा रहा है कि वो यहाँ पे अकेले रहता था। पटना में उसका ये किराए का घर है। हम उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, ABP न्यूज़ पटना। और देखिए, नीट परीक्षा में जो घमासान मचा हुआ है, विवाद है, वो लगातार जारी है। और इस बीच UGC नेट की परीक्षा जो है वो 24 घंटे के भीतर रद्द करनी पड़ी है, क्योंकि वहां पर भी पेपर लीक का शक। 18 जून को हुई UGC नेट की परीक्षा रद्द कर दी गई है। UGC को गृह मंत्रालय से पेपर लीक होने का इनपुट मिला था। 19 जून को UGC को गृह मंत्रालय से पेपर आउट होने का इनपुट मिला है। भारतीय साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर से गड़बड़ी को लेकर इनपुट मिला था। ऐसे में परीक्षा की पवित्रता भंग होने का शक है, जिसके बाद परीक्षा रद्द कर दी गई। जल्द ही UGC नेट परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान किया जाएगा। सरकार ने मामले की जांच CBI को सौंप दी है। 18 जून को देश के 317 शहरों में 2 शिफ्ट में नेट की परीक्षा हुई थी। करीब 10 लाख छात्र इस परीक्षा में शामिल हुए थे। 83 सब्जेक्ट्स के लिए UGC नेट की परीक्षा हुई थी। नए सिरे से परीक्षा कराने के लिए जल्द ही तारीखों का ऐलान किया जाएगा। सरकार कह रही है कि साहब ऐसा लीक हो सकता होगा, CBI को जांच, देश के भविष्य के कर्णधारों की शिक्षा को सुरक्षित नहीं कर सकती है। वो सरकार आखिर देश कैसे चलाएगी? ये है जिसके ऊपर जिम्मेदारी है इस एग्जामों को कंडक्ट करने की, वो इतना बड़ा लापरवाह हो गया। उसमें बैठे अधिकारी इतने बड़े उदासीन हो गए। ऐसी सख्त व्यवस्था की जाए जिससे कि छात्रों का जो मेहनत है उस पर पानी नहीं गिरे। और देखिए, आरक्षण के मुद्दे पर बिहार सरकार को जबरदस्त झटका लगा है। जो नीतीश सरकार ने आरक्षण की सीमा 65% तक बढ़ाने का फैसला लिया था, उसे अदालत की तरफ से रद्द कर दिया गया है। बिहार सरकार की तरफ से शिक्षा संस्थानों, सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ECB और OBC को 65% आरक्षण देने नीतीश कुमार सरकार के फैसले को रद्द कर दिया गया है। बिहार सरकार की तरफ से 9 नवंबर 2023 को पारित कानून को पटना हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। कोर्ट में बिहार सरकार ने कहा था कि पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए कुछ वर्गों को आरक्षण दिया गया है। राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि यह आरक्षण अनुपातिक आधार पर नहीं दिया गया था। 65% आरक्षण का विरोध करने वालों ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का हवाला दिया था, जिसमें कोर्ट ने आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% का प्रतिबंध लगाया था। पटना हाईकोर्ट ने 11 मार्च 2024 को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में पटना हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस KV चंद्रन की खंडपीठ ने लंबी सुनवाई की थी। उधर झारखंड सरकार ने भी जातीय सर्वे कराने की तैयारी कर ली है। चंपई सोरेन सरकार ने इसको लेकर प्रस्ताव पास कर दिया है।
विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड में जातीय सर्वे की तैयारी शुरू हो गई है। चंपई सोरेन कैबिनेट ने सूबे में जातीय सर्वे कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जातीय सर्वे के लिए कार्मिक विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है। जातीय सर्वे के लिए कोई टाइमलाइन तय नहीं की गई है। झारखंड सरकार पहले जातीय सर्वे के लिए मानक संचालन प्रक्रिया बनाएगी। जातीय सर्वे की प्रक्रिया तय होने के बाद सर्वे की तारीख का ऐलान होगा। झारखंड कैबिनेट के प्रस्ताव में कहा गया है कि जातीय सर्वेक्षण का मकसद सूबे में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी को उनकी हिस्सेदारी के मुताबिक समानता का अवसर देना है। बीते विधानसभा सत्र में एक सवाल के जवाब में सरकार ने बताया था कि सूबे में जल्द ही जातीय सर्वे कराया जाएगा। झारखंड में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में चंपई सरकार कास्ट सेंसस के बाद आरक्षण को लेकर कोई फैसला ले सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 दिन के कश्मीर दौरे पर श्रीनगर पहुंचेंगे। मोदी 3.0 में पीएम मोदी का ये पहला कश्मीर दौरा है। योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पीएम मोदी आज श्रीनगर पहुंचेंगे। 2 दिन के कश्मीर यात्रा के पहले दिन आज पीएम शाम 6 बजे शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये कार्यक्रम यूथ और जम्मू कश्मीर के भविष्य को लेकर है। पीएम यहां यंग अचीवर्स से भी मुलाकात करेंगे। पीएम इस दौरान 1500 करोड़ से ज्यादा की 84 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। पीएम 1800 करोड़ रुपए की लागत वाली कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में परियोजनाओं की भी शुरुआत करेंगे। पीएम 2000 से ज्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र भी देंगे। कश्मीर यात्रा के दूसरे दिन यानी 21 जून को पीएम मोदी 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम सुबह 6:30 बजे श्रीनगर के SKICC में योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम डल लेक के किनारे 7000 से ज्यादा लोगों के साथ योग करेंगे। इस साल योग दिवस कार्यक्रम की थीम योग फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी रखा गया है। इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन श्रीनगर उपस्थित रहेंगे और डल लेक के किनारे 7000 से ज्यादा योग प्रेमियों के साथ योग करेंगे। हरियाणा में चल रहे सियासी उठापटक के बीच कांग्रेस अब फ्लोर टेस्ट की मांग करने की तैयारी में है। इसी को लेकर कांग्रेस नेता आज हरियाणा में राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। विधायकों का प्रतिनिधिमंडल आज राज्यपाल से मुलाकात करेगा। राज्यपाल से कांग्रेस फ्लोर टेस्ट कराने की मांग का पत्र सौंपेगी। कांग्रेस का दावा है कि हरियाणा में नायब सिंह सैनी सरकार अल्पमत में है। 3 निर्दलीय विधायकों के बीच सरकार से समर्थन वापस लेने के बाद से लगातार कांग्रेस हरियाणा में फ्लोर टेस्ट कराने की मांग कर रही है। कांग्रेस का दावा है कि 90 सदस्यों वाली विधानसभा में नायब सिंह सैनी सरकार ने बहुमत खो दिया है। इसी बीच कांग्रेस ने किरण चौधरी की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। किरण चौधरी तोशाम से विधायक है। हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस के डिप्टी नेता आफ्ताब अहमद और चीफ व्हिप BB बत्रा ने विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखकर दल बदल कानून के तहत किरण चौधरी की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। वहीं किरण चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर आरोप लगा रही हैं। आज के दिन जो पदासीन हैं हरियाणा में उनको ये बात बहाती नहीं है, क्योंकि उनका तो मकसद ही ये है कि केवल वो ही अकेले वहाँ पर और उनके बेटे चमके और तो कोई रहना ही नहीं चाहिए। दिल्ली में आज भी कई इलाकों में पानी की सप्लाई ठप है। लोग दिल्ली में आज भी टैंकर के इंतजार में हैं। बढ़ती गर्मी के बीच दिल्ली के कई इलाकों में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। लक्ष्मी नगर, ओखला, किराड़ी, चाणक्यपुरी, प्रेम नगर, सीमापुरी, मैदानगढ़ी जैसे इलाकों में लोग पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। इन इलाकों में कई दिनों से लोगों को जरूरत के मुताबिक पानी नहीं मिल पा रहा। टैंकर से तो कुछ होता नहीं है। कई इलाकों में टैंकर से पानी की सप्लाई हो रही है। टैंकर से पानी भरने के लिए लंबी लाइन लग रही है, लेकिन टैंकर से भी लोगों को जरूरत भर पानी नहीं मिल पा रहा। हमेशा ऐसी ही रही है जी, टैंकरों का पानी है तो तुमको पता है इतनी किल्लत तो रहेगी। 10 दिन से ज्यादा वक्त गुजरने के बाद भी दिल्ली में पानी का संकट बरकरार है। दिल्ली के कई हिस्सों के बाद अब लुटियन जोन भी जल संकट की चपेट में आ गया। पानी की सप्लाई का असर लुटियन जोन में भी दिख रहा है। 10 साल से ये सरकार में है और हर साल लगभग 1-1.5 महीने का ऐसा विंडो आता है जब बहुत ज़्यादा प्रचंड गर्मी होती है और एक्यूट वाटर क्राइसिस होते हैं। और दिल्ली के जल संकट को लेकर सियासत लगातार जारी है। एक तरफ दिल्ली सरकार है, हरियाणा पर आरोप लगा रही है कि उसने दिल्ली का पानी रोक रखा है। दूसरी तरफ बीजेपी है, कांग्रेस है जो दिल्ली सरकार से जवाब मांग रही है। दिल्ली में जल संकट पर सियासी दंगल जारी है। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने जल संकट को लेकर पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। आतिशी ने पीएम से दिल्ली को अतिरिक्त पानी दिलाने की मांग की है।
आतिशी ने कहा है कि अगर दिल्ली को पानी नहीं मिला तो वो 21 जून से अनशन करेंगे। किस तारीख तक दिल्ली वालों को अपने हक का पानी नहीं मिलता, तो फिर 21 तारीख से मुझे पानी के लिए सत्याग्रह शुरू करना पड़ेगा। दूसरी तरफ दिल्ली में जल संकट को लेकर कांग्रेस और बीजेपी केजरीवाल सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। विपक्ष पूछ रहा है कि आखिर 10 साल में केजरीवाल सरकार ने दिल्ली की प्यास बुझाने के लिए क्या किया। देखिए, ये दिल्ली की जनता के साथ धोखा हो रहा है। दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है कि वो सही समय पर लोगों को पानी पहुंचाने का काम करे। किसी को चिट्ठी लिखनी चाहिए और ये बताना चाहिए कि पिछले 10 सालों में जल बोर्ड 600 करोड़ के फायदे से 73,000 करोड़ के घाटे पे कैसे आया। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खराब प्रदर्शन को लेकर पार्टी समीक्षा कर रही है और खासतौर से फैजाबाद सीट, मतलब जिसमें अवधपुरी आती है, वो सीट बीजेपी क्यों हारी, इसको लेकर समीक्षा रिपोर्ट में हार की जो वजह सूत्र बता रहे हैं सामने आ रही है। रिपोर्ट में जानिए। लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट पर बीजेपी की हार देश भर में चर्चा का मुद्दा बनी है। इस सीट पर हार को लेकर बीजेपी समीक्षा रिपोर्ट में बड़ी वजह सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक समीक्षा रिपोर्ट में कहा गया है कि फैजाबाद से बीजेपी उम्मीदवार और पूर्व सांसद लल्लू सिंह के बयान से बड़ा नुकसान हुआ है। लल्लू सिंह ने संविधान में बदलाव की बात कही थी, इससे दलित वोट बीजेपी से छिटक गया। रिपोर्ट के मुताबिक कुर्मी और मौर्य भी बीजेपी से छिटक गए। इसके साथ ही हार के लिए पेपर लीक को भी बड़ी वजह बताया गया है। चुनाव के दौरान लल्लू सिंह ने जो बयान दिया था, उसे समाजवादी पार्टी ने बड़ा मुद्दा बनाया था। सरकार के 272 के भी बन जाते हैं, लेकिन 272 की सरकार संविधान में संशोधन नहीं कर सकती, उसके लिए 2/3 बहुमत से अधिक नहीं। इस रिपोर्ट के बीच उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कहा है कि बीजेपी को रोकने के लिए यूपी में विदेशी ताकतों ने पैसा लगाया। विदेशी ताकतों ने पूरी ताकत इसलिए झोंक दी कि अगर उत्तर प्रदेश में मोदी जी कमजोर हो जाएंगे तो प्रिय प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। और उधर महाराष्ट्र में भी लोकसभा चुनाव के बाद एनडीए में दरार दिख रही है। एकनाथ शिंदे गुट अभी से विधानसभा चुनाव के लिए अपने लिए ज्यादा सीटों की डिमांड रख रहा है। शिवसेना के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शिंदे गुट के तमाम दिग्गज नेता पहुंचे। कार्यक्रम में शिंदे गुट के दिग्गज नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री रामदास कदम ने विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के लिए 100 सीटों की डिमांड कर दी। भाजपा की सीटें 2 महीने पहले ही डिक्लेयर हो गई, जाहिर हो गई। वैसे ही अगर एकनाथ शिंदे जी को जो 15 सीटें दी गई, वो अगर 2 महीने पहले ही जाहिर होते थे, तो आज शिवसेना के एकनाथ शिंदे जी के 13 या 14 सीट आते थे। जो शिवसेना की सीटें हैं वो शिवसेना लड़ेगी, जो भाजपा का सीट है भाजपा लड़ेगी, और जो राष्ट्रवादी की सीट है अजीत दादा की, वो अजीत दादा लड़ेंगे। वहाँ एक दूसरे ने टांग नहीं अड़ानी चाहिए, ये मेरी रिक्वेस्ट के हाथ जोड़ के। लोकसभा चुनाव में हार के लिए रामदास कदम ने सीट बंटवारे में देरी के साथ ही बीजेपी और अजीत पवार गुट को भी जिम्मेदार ठहराया। इसी बीच स्थापना दिवस के मौके पर उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया कि वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। उद्धव ने कहा कि बीजेपी ने उन्हें खत्म करने की कोशिश की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया है। ये जो कमेटी है वो 8 राज्यों में पार्टी के खराब प्रदर्शन को लेकर अपनी रिपोर्ट तैयार कर पार्टी को सौंपेगी। लोकसभा चुनाव 2024 में जिन राज्यों में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद खराब रहा, उन राज्यों में हार के कारणों की जांच के लिए कांग्रेस अध्यक्ष ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है। ये कमेटी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और दिल्ली में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के कारणों की जांच करेगी। कमेटी में 15 नेताओं को शामिल किया गया है। हर प्रदेश के लिए अलग अलग नेताओं की कमेटी बनाई गई है। लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस को मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और हिमाचल में एक भी सीट नहीं मिली थी। वहीं छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी अपनी रिपोर्ट पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपेगी। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद पार्टी इस पर विस्तार से चर्चा करेगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।